गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में आपका टॉपिक चल रहा था पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण, और इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण में एक विकासशील देश की राजनीतिक व्यवस्था जो है विकसित देश की राजनीतिक व्यवस्था के जो प्रतिमान है उसकी विशेषताएं, उसके लक्षणों के लिए निरंतर जो है अनवरत प्रयासरत रहती है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का मतलब हमने समझा था पिछली कक्षा में कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, और राजनीतिक आधुनिकीकरण के उसमें अर्थ परिभाषा और इसके साथ ही हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण विशेषताएं ये आपको पिछली कक्षा में बिल्कुल क्लियर किए थे। और राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण विशेषताओं के बाद में हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो प्रतिमान है उसके स्वरूप क्या है, वो क्या है। तो देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो प्रतिमान और जो प्रारूप हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के राजनीतिक आधुनिकीकरण के राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान या प्रारूप, कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान या प्रारूप किस प्रकार से हैं। तो देखिए, आज की कक्षा में हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान या प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान और प्रारूप जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण की विभिन्न अवस्थाओं में जो है हमें देखने को मिलते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान किस प्रकार से हैं। तो देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान में हम देखते हैं कि कोई भी जो सुनिश्चित मॉडल जो है इसका तय नहीं किया जा सकता और विभिन्न प्रतिमानों का एक सुनिश्चित क्रम भी नहीं बताया जा सकता कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का ये मॉडल है। तो इस प्रकार से ये मॉडल निश्चित नहीं है। और इसमें एक विचारक हैं एडवर्ड शील्स, उन्होंने बहुत ही इस विषय का गहन अध्ययन किया और राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमानों के बारे में बताया एडवर्ड शील्स ने। तो देखिए, एडवर्ड शील्स ने जो है दुनिया में जितने भी मौजूद विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में मौजूद राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थिति एवं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 5 प्रतिमानों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो देखिए, एडवर्ड शील्स ने जो है दुनिया भर में मौजूद एडवर्ड शील्स ने दुनिया भर में मौजूद विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में मौजूद राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थिति में मौजूद राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थिति एवं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसके 5 प्रमुख प्रतिमानों का
5 प्रमुख प्रतिमानों का उल्लेख किया है। 5 प्रमुख प्रतिमानों का उल्लेख किया है। तो देखिए एडवर्ड शील्स जो हैं बहुत ही प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण की विश्व में जो भी, जैसे मान लो राजनीतिक आधुनिकीकरण के मॉडल जो भी प्रचलित हैं, उन मॉडलों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन करके इन्होंने जो है किस प्रकार से जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थिति एवं विशेषताओं को जो है ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसके 5 प्रमुख जो मॉडल हैं उन मॉडल्स के बारे में बताया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की दुनिया भर में जितने भी मौजूद मॉडल हैं उन मॉडलों का इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थिति एवं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसके 5 प्रमुख जो है प्रतिमान हैं उनका उल्लेख किया है। तो देखिए एडवर्ड शील्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान निम्नलिखित हैं। तो देखिए एडवर्ड शील्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान निम्नलिखित हैं। 5 प्रतिमान निम्नलिखित हैं। देखिए पहला प्रतिमान हम देखते हैं। पहला प्रतिमान क्या है? पहला प्रतिमान है राजनीतिक लोकतंत्र। तो देखिए राजनीतिक लोकतंत्र जो है पहला प्रतिमान है और इसमें जो है राजनीतिक लोकतंत्र पहला प्रतिमान है। राजनीतिक लोकतंत्र। तो देखिए राजनीतिक आधुनिकीकरण का पहला प्रतिमान जो है राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और राजनीतिक लोकतंत्र से मतलब है कि हम किसी भी देश में जो है राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक गुणों और लोकतांत्रिक विशेषताओं पर आधारित होनी चाहिए। तो देखिए राजनीतिक आधुनिकीकरण के पहले प्रतिमान में हम जो है उसका प्रतिमान राजनीतिक लोकतंत्र से मानते हैं। इसका मतलब है कि उस देश में जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था में लोकतंत्र होना चाहिए। तो देखिए लोकतंत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है और उदारवादी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है आज वर्तमान में हमें सभी जगह देखने को मिलती है। सभी देशों में इसी शासन व्यवस्था के बारे में जो है बात की जाती है और प्रत्येक देश अपने आप को उदारवादी लोकतांत्रिक जो है देश कहलाना पसंद करता है। तो देखिए वर्तमान में जो है सभी देशों में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है कि वो अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश कहलाना पसंद करते हैं, चाहे से जड़ों में लोकतंत्र हो चाहे से नहीं हो, जैसे कि उदाहरण के लिए पाकिस्तान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य है कि इसमें जो है नागरिक शासन की बात की जाती है और जनता जो है शासन का प्रमुख आधार माना जाता है। तो देखिए इसमें हम राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में प्रमुख लक्षण इस प्रकार से मानते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण जो हैं प्रमुख लक्षण निम्न है। राजनीतिक लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण निम्न है। तो इसमें देखिए पहला हम मानते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक पहला है राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखिए पहला पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की पहली शर्त है कि वहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस शासन व्यवस्था में होना चाहिए। अगला है एक से जो है अधिक राजनीतिक दल मौजूद हो। तो देखिए एक से अधिक राजनीतिक दल मौजूद होने चाहिए कि उस शासन व्यवस्था में एक से अधिक राजनीतिक दल मौजूद हो। तो देखिए एक से अधिक राजनीतिक दल, एक से अधिक राजनीतिक दल मौजूद होने चाहिए। उस शासन व्यवस्था में एक से अधिक राजनीतिक दल मौजूद होने चाहिए। अगला है तो देखिए अगला है शासन व्यवस्था निश्चित अवधि तक होनी चाहिए। शासन व्यवस्था निश्चित अवधि तक, शासन व्यवस्था निश्चित अवधि तक होनी चाहिए, यानी कार्यकाल तय होना चाहिए, निश्चित अवधि तक होनी चाहिए। शासन व्यवस्था निश्चित अवधि तक होनी चाहिए। अगला है सत्ता जो है, सत्ता निरंकुश एवं अनुत्तरदायी नहीं होनी चाहिए। सत्ता निरंकुश एवं अनुत्तरदायी, सत्ता निरंकुश एवं अनुत्तरदायी नहीं होनी चाहिए, अनुत्तरदायी नहीं होनी चाहिए। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का अस्तित्व हो। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का अस्तित्व होना चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का अस्तित्व होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र का हम मतलब इस प्रकार से लेते हैं कि पहला है इसका लक्षण सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कि राजनीतिक लोकतंत्र हम देखते हैं कि कई देशों में एडवर्ड शील्स ने इसका पूरी तरह से जो है स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या बहुत ही गहन तरीके से प्रस्तुत की है कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या है। तो वास्तव में राजनीतिक लोकतंत्र से कई देशों में ऊपर से जो है मुखौटा तो राजनीतिक लोकतंत्र का पहन रखा है, लेकिन जब हम शासन की तह में जाते हैं, हम शासन की जड़ों में जाते हैं, तो हमें वहां पर राजनीतिक लोकतंत्र नाममात्र का भी नहीं दिखाई देता। केवल कहने के लिए ही उन शासन व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो है मुखौटा एक तरह से उन्होंने पहन रखा है, लेकिन जब हम उनकी तह में जाते हैं, जड़ में जाकर देखते हैं, तो वहां पर शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप हमें और ही कुछ देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहां पर नाममात्र की भी नहीं दिखाई देती। तो एडवर्ड शील्स ने राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में बताया कि पहली शर्त है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिससे शासन में जनता की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। अगला है एक से अधिक राजनीतिक दल मौजूद होने चाहिए, कि हम देखते हैं कि एक ही दल होता है तो उस दल की निरंकुशता हमें दिखाई देती है, और शासन में दलीय निरंकुशता का जो है बिल्कुल भी जो है
नहीं होना चाहिए, क्योंकि दलीय निरंकुशता शासन के स्वरूप को निरंकुश बनाती है। तो इसलिए दलीय जो है उसमें निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक दल होने चाहिए, जिसमें जो है शासन में हमेशा शासन के लिए निरंतर इन्होंने क्या रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है। और राजनीतिक दल जो लोकतंत्र के पहिए हैं, उनके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। इसलिए अधिक से अधिक राजनीतिक दलों का होना जो है अवश्य होना चाहिए। अगला शासन व्यवस्था निश्चित अवधि तक होनी चाहिए। शासन व्यवस्था का कार्यकाल होना चाहिए कि जैसे मान लो 3 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद समय समय पर चुनाव होने चाहिए, और चुनावों के माध्यम से जो है जनता सरकार को जो है निर्वाचित कर सके। तो इसलिए शासन का जो कार्यकाल निश्चित होना चाहिए कि शासन एक टर्म पीरियड के उसमें क्लियर होना चाहिए कि शासन की अवधि इतनी है, तो कार्यकाल सुनिश्चित की बात की गई है कि शासन का कार्यकाल सुनिश्चित होना चाहिए। अगला है सत्ता निरंकुश एवं अनुत्तरदायी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए शासन निरंकुश एवं अनुत्तरदायी नहीं होना चाहिए। शासन में जो है हम देखते हैं कि सीमित शासन हो, मर्यादित शासन हो और उत्तरदायी शासन हो। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका में अपना विश्वास मत खो देती है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शासन में उत्तरदायी, जैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका यदि व्यवस्थापिका में अपना विश्वास मत खो दे तो उसको क्या करना चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शासन निरंकुश और उत्तरदायी होना चाहिए। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का अस्तित्व होना चाहिए। न्यायपालिका निष्पक्ष होनी चाहिए और वो किसी भी प्रकार से जो है किसी के प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका जो होती है वो शासन का प्रमुख आधार है, जिसमें जो लोकतांत्रिक निर्णय जो होते हैं उनको जो है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, इसमें हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निर्णय देने में जो है न्यायपालिका को अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो इस प्रकार से एडवर्ड शील्स ने राजनीतिक लोकतंत्र के जो है किस प्रकार जो है उसने बताया कि किस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र है। तो अगला है राजनीतिक लोकतंत्र के बाद में है, तो इस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र के बाद में उन्होंने संरक्षित लोकतंत्र या अविभाव की लोकतंत्र के बारे में बताया है कि संरक्षित लोकतंत्र या अविभाव की लोकतंत्र क्या है। तो देखिए राजनीतिक लोकतंत्र के बाद में एडवर्ड शील्स ने जो अगला प्रतिमान बताया है वो है संरक्षित लोकतंत्र या अविभाव की लोकतंत्र। तो देखिए हम देखते हैं संरक्षित लोकतंत्र या अविभाव की लोकतंत्र के बारे में कि वो क्या है। देखिए अगला प्रतिमान जो एडवर्ड शील्स ने बताया है, अगला प्रतिमान है संरक्षित लोकतंत्र या अविभाव की लोकतंत्र। तो देखिए अगला प्रतिमान है संरक्षित लोकतंत्र, संरक्षित लोकतंत्र या संरक्षित लोकतंत्र या अविभाव की लोकतंत्र, संरक्षित लोकतंत्र या अविभाव की लोकतंत्र। तो देखिए एडवर्ड शील्स ने अगला प्रतिमान संरक्षित लोकतंत्र या अविभाव की लोकतंत्र को माना है। देखिए संरक्षित लोकतंत्र का मतलब है कि हम देखते हैं कि वर्तमान में जो है राजनीतिक
लोकतंत्र सभी संस्थाओं में मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं कि व्यवहार में शासन की शासन जो है वो शासन की अन्य संस्थाओं की तुलना में कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, हम व्यवहार में देखते हैं कि शासन का जो स्वरूप है लोकतांत्रिक स्वरूप है, और लोकतांत्रिक स्वरूप होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि व्यवहार में जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका किस प्रकार से जो है अधिक महत्वशाली और प्रभावशाली होती है, और उसका प्रभाव हम देखते हैं। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इसके हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण होता है। तो देखिए, हम देखते हैं इस प्रकार से जो है शक्तियां जो होती हैं वो नियंत्रित व सीमित होती हैं, और हम देखते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण होने के साथ साथ ही प्रेस मीडिया भी स्वतंत्र होते हैं, और इस केंद्रीकरण का वो क्या करते हैं, किस प्रकार से जो है प्रेस और मीडिया इसके बारे में सतर्क होती है, और इसका पूरी तरह से जो है स्पष्ट रूप से वो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि सत्ता का जो केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सत्ता विकेंद्रित होनी चाहिए, जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का बहुत ही प्रमुख आधार है। तो देखिए, अभिभावकीय लोकतंत्र में हम देखते हैं किस प्रकार से हम हर समाज में देखते हैं, हर देश में देखते हैं कि शासन जो है वो केवल कुछ ही लोगों के द्वारा होता है, और वो प्रबुद्ध जन, जिसे हम अभिजन वर्ग भी कहते हैं, वो ही प्रमुख रूप से जो है शासन में पूरी तरह से अपनी भागीदारी जो होती है वो दखल करता है। तो इस प्रकार से शासन जो होता है वो केवल कुछ लोगों के द्वारा ही होता है। तो जिसमें हम देखते हैं कि अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें पाई जाती है। किस प्रकार से अभिजन वर्ग जो है शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार अभिजन वर्ग जो हम कहते हैं कि हर शासन व्यवस्था में, प्रत्येक देश में जो शासन व्यवस्था है, कहीं उसमें हर समाज में जो है ये अभिजन वर्ग जो होते हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और किस प्रकार शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण जो है नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक जो होती है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि जो है अभिजन वर्ग जो है वो किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो निर्वाह करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के राजनीतिक लोकतंत्र में जो पूरा विश्वास हम देखते हैं, तो अभिजन वर्ग जो होते हैं, तो देखिए किसी भी देश में संरक्षित अथवा अभिभावकीय लोकतंत्र किसी भी देश में स्थापित संरक्षित अथवा अभिभावकीय लोकतंत्र की स्थापना वहां पर लोकतंत्र की स्थापना वहां पर स्थित अभिजन द्वारा की जाती है। वहां पर स्थित अभिजन वर्ग द्वारा की जाती है, जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण
आधुनिकीकरण, जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के राजनीतिक लोकतंत्र वाले प्रतिमान में, राजनीतिक आधुनिकीकरण के राजनीतिक लोकतंत्र वाले प्रतिमान में पूर्ण विश्वास रखता है। तो देखिए, जो अभिजन वर्ग है, वो अभिजन वर्ग राजनीतिक आधुनिकीकरण के राजनीतिक लोकतंत्र वाले प्रतिमान में अपनी पूर्ण आस्था विश्वास रखते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है, उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात करते हैं। और हम देखते हैं कि हर समाज में अभिजन वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और शासन व्यवस्था में ये प्रबुद्ध वर्ग जो होते हैं, कुछ लोगों के हाथों में, कुछ छोटे से वर्ग के हाथ में ही, जिसे हम अभिजन वर्ग कहते हैं, शासन व्यवस्था जो है इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं कि संचालित होती है, और जिनका शासन में पूरी तरह से हम देखते हैं कि इनकी पूर्ण भागीदारी देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार ये जो है राजनीतिक लोकतंत्र वाले प्रतिमान में पूर्ण विश्वास रखते हैं। और राजनीतिक लोकतंत्र, मैंने आपको पहले बताया था किस प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। तो इस प्रकार ये राजनीतिक लोकतंत्र वाले प्रतिमान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं। तो इसके बाद में अगला प्रतिमान है आधुनिकताशील वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। अगला है आधुनिकताशील वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। आधुनिकताशील वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। तो देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण का यह प्रतिमान इसमें विश्वास रखता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का यह प्रतिमान इसमें विश्वास रखता है कि शासन सत्ता पर अल्प वर्ग का पूर्ण अधिकार होता है। कि संपूर्ण यहां पर संपूर्ण है, संपूर्ण शासन व्यवस्था पर रखता है कि संपूर्ण शासन सत्ता पर एक अल्प या छोटे से वर्ग का नियंत्रण होता है। एक संपूर्ण शासन सत्ता पर एक छोटे से वर्ग का पूर्ण नियंत्रण या पूर्ण अधिकार होता है। तो देखिए, ये बात रॉबर्ट मिचेल्स ने भी कही थी, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अल्पतंत्र का लोह नियम। रॉबर्ट मिचेल्स ने भी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और उन्होंने भी ये बताया था कि राजनीतिक व्यवस्था में
जो एक अल्पतंत्र है, छोटा जो समूह है, उस छोटे समूह का पूरी शासन व्यवस्था पे नियंत्रण होता है और पूरी संपूर्ण शासन व्यवस्था पर उसका अधिकार होता है। तो देखिए ये जो है अल्पतंत्र का लोह नियम के नाम से मिचेल्स ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और ये बताया था कि शासन सत्ता पर केवल एक छोटे से समूह, एक छोटे से वर्ग का क्या होता है, प्रभुत्व होता है। तो देखिए हम देखते हैं कि एक छोटे से वर्ग जो है उसका पूर्ण अधिकार शासन व्यवस्था पर होता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये एक छोटा सा वर्ग जो है पूरी सत्ता पर अपना अधिकार लेता है, जो कि राजनीतिक लोकतंत्र के स्थान पर एक सत्तावादी जो है शासन की संरचना स्थापित करता है। तो मिचेल्स ने भी इसी को कहा था। तो देखिए ये जो है आधुनिकताशील वर्ग तंत्र का अल्पतंत्र ये मानता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के ऐसे प्रतिमान को मानता है जिसमें संपूर्ण शासन व्यवस्था पर एक अल्प या एक छोटे से वर्ग का नियंत्रण होता है और किस प्रकार जो है हम देखते हैं कि एक छोटे से वर्ग के हाथों में सत्ता आने पर, संपूर्ण शासन पर उसका अधिकार होने पर किस प्रकार से जो है राजनीतिक लोकतंत्र जो है सत्तावादी लोकतंत्र में परिवर्तित हो जाता है।